हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से करें, क्योंकि 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम होने जा रहा है। इसलिए आप लोग और भी जोश से पढ़ें। दोस्तों, हम लोग इतिहास में रिवीजन कोर्स कर रहे थे। और पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा था। और अब हम भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही कुछ घटित घटनाओं के बारे में देखते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और उसके बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन वे 1941 ईस्वी में भारत से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद उन लोग के बारे में और भी घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो कि हरिपुरा अधिवेशन में 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः वे अध्यक्ष के लिए चयनित हो जाते हैं और वो भी भारी वोटों से चयनित हो जाते हैं। जिसके बाद गांधी जी के उम्मीदवार सीतारामैया को हराकर वे अध्यक्ष बनते हैं। और उसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में अनबन हो जाता है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि वे अहिंसा तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करें। वहीं सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अब बहुत समय लेट हो गया है और उनके द्वारा कहा गया था कि 6 महीना के अंदर ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। और वे उग्र रूप से चाहते थे कि भारत को आज़ादी दिलाएं। इसलिए दोनों में अनबन हुई और अंततः सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। दोस्तों, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंतर्गत ही एक सेना का गठन करते हैं, लेकिन जिसके कारण अंग्रेज अधिकारी इन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। और उसके बाद मार्च 1941 ईस्वी को ये भारत से बाहर निकल जाते हैं। एक पठान का भेष धर करके वह भारत से बाहर निकल जाते हैं और सर्वप्रथम वे रूसी नेताओं से मुलाकात करते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि रूस में उस समय समाजवादियों का गढ़ था रूस। इसलिए वे चाहते थे कि रूस हमारी सहायता करेगा, लेकिन रूस ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि रूस भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। जिसके बाद उन्हें सुभाष चंद्र बोस रूस से जर्मनी की ओर चले जाते हैं और जर्मनी में वे हिटलर से मुलाकात करते हैं। 29 मई 1942 ईस्वी को जर्मनी में हिटलर से उनकी मुलाकात होती है, जहां पे हिटलर और जर्मन निवासियों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम दिया जाता है और नेताजी के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में ही फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं और वहीं पे जर्मनी में ही उनके द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। और फ्री इंडिया सेंटर से ही वे रेडियो पे प्रसारण करते हैं, रेडियो पे भाषण देते हैं और वहीं से वे पत्र पत्रिका भी निकालते हैं। उसके बाद फरवरी 1943 ईस्वी में वे जापान चले जाते हैं और जापान के बाद जुलाई 1943 ईस्वी में सिंगापुर चले जाते हैं। जो कि जर्मनी के बाद जब वे जापान चले जाते हैं और जापान के बाद सिंगापुर चले जाते हैं, तो वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की जब दूसरी बार स्थापना होती है तो उसका कमान रास बिहारी बोस के द्वारा उन्हें कमान दिया जाता है, जो दोस्तों हम बाद में देखते हैं। अब हम INA के बारे में जानते हैं। INA ये आज़ाद हिंद फौज, INA इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा मलया में किया जाता है। मोहन सिंह जो कि ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी थे और वे जब जापान में युद्ध कर रहे थे तो वहीं पे उन्हें जापानियों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है। और मोहन सिंह जापान में ही
जापान में जापानी के अधिकारियों से मिलकर के पुनः फिर जापान में आईएनए की स्थापना करते हैं। तो आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार। स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह को आता है, कैप्टन मोहन सिंह को आता है, और यह मलाया में, और दोस्तों यही पूछा जाता है कि कहाँ आता है, तो मलाया में आता है, जो कि दक्षिण एशिया का एक देश है मलाया। सिंगापुर, जापानियों द्वारा सिंगापुर पर जब अधिकार कर लिया जाता है दोस्तों, जापान के द्वारा सिंगापुर पर जब अधिकार कर लिया जाता है तो करीब 45,000 लगभग 45,000 भारतीय युद्धबंदी जापान के द्वारा युद्धबंदी बना लिए जाते हैं। और उसके बाद मोहन सिंह के सहयोग के द्वारा जापान जो है इस युद्धबंदियों को मोहन सिंह को दे दिया जाता है, और मोहन सिंह इन युद्धबंदियों के सहारे आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं। 1942 तक 40,000 जो युद्धबंदी थे वो आईएनए में शामिल होने को राजी हो जाते हैं। 1 सितंबर 1942 को 16,000 सैनिकों से आजाद हिंद फौज आईएनए की पहली डिवीजन का गठन होता है। आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम बार मोहन सिंह को मलाया में आया था और उनके द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, लेकिन वह असफल हो गया। असफलता का कारण यह था कि मोहन सिंह जहां चाहते थे कि हम आजाद हिंद फौज के सैनिकों की संख्या 2 लाख तक करें, वहीं जापान सरकार चाहते थे कि यह एक केवल प्रतीकात्मक के रूप में रहे और इसकी संख्या ज्यादा 2000 हो, जिसके चलते जापानी अधिकारियों और आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बीच में विभेद हो गया और जिसके चलते यह असफल हो गया। उसके बाद इसकी दूसरी बार पुनः सफल प्रयास रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है और रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक फिर से गठन किया जाता है। और इधर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में भारत से जब उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है तो वे एक पठान का भेष धरकर ये वहां से बाहर निकल जाते हैं और सर्वप्रथम ये रूस चले जाते हैं। लेकिन रूस जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है तो इन्हें वहां से कोई लाभ नहीं मिलता और न इन्हें कोई आश्वासन मिलता, जिससे वे वहां से पुनः जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं और वहां पे जय हिंद का नारा देते हैं। उसके बाद वे वहां से जापान चले जाते हैं और जापान के बाद सिंगापुर चले जाते हैं और फिर से जब सिंगापुर जाते हैं तो रास बिहारी बोस के द्वारा उन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बना दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में मोहन सिंह के द्वारा किया गया। वहीं जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और वे उसके बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय, बर्मा, मलाया एवं सिंगापुर के भारतीय युद्धबंदी जितने भी युद्धबंदी थे उन्हें अपने साथ मिलाकर 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन करते हैं और इसका मुख्यालय रंगून में बनाया जाता है और इस अस्थायी सरकार के मान्यता धुरी राष्ट्रों के द्वारा दिया जाता है। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि सेकेंड विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र 2 खेमे में बटे हुए थे। धुरी राष्ट्र जहां जापान, जर्मनी इत्यादि थे, वहीं मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, रूस, अमेरिका थे। उसके बाद अस्थायी भारतीय सरकार गठन कर इन्होंने अपना नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा उन्होंने दिया और यह उनका सबसे पॉपुलर नारा था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मैं तुम्हें खून दूं और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और यह नारा उन्होंने कहां पे दिया था? तो यह सिंगापुर में दिया था। वहीं जय हिंद का नारा इन्होंने कहां दिया था? तो यह जर्मनी में दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने सेना को रानी झांसी रेजिमेंट, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं सुभाष ब्रिगेड में बांटा। रानी झांसी रेजिमेंट जो कि महिलाओं के लिए था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप पर जब अपना कब्जा कर लिया तो जापान
अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को दे देता है, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस अंडमान को शहीद दिवस और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप से नामांकन करते हैं। 6 जुलाई 1944 ईस्वी 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सिंगापुर में जब सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ लड़ाई करने के लिए निकलते हैं, अपने सेना को भेजते हैं, तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सिंगापुर रेडियो प्रसारण से संदेश के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भारत की अपने स्वाधीनता की अंतिम लड़ाई में आप मुझे आशीर्वाद दें। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूछा जाता है, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि गांधी जी को सर्वप्रथम बार राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधन कर भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगे। दोस्तों, गांधी जी से आशीर्वाद लेने के बाद शाहनवाज के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी को जापानियों के साथ भारत बर्मा बॉर्डर पे इम्फाल अभियान के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां पे जापानी सैनिकों के द्वारा आईएनए के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वहीं आईएनए के सैनिकों को गोला बारूद हथियार नहीं दिया जाता, वहीं इनसे बहुत ही निम्न स्तरीय कार्य करवाया जाता है, जैसे कि सामान ढोना वगैरह वगैरह, जिससे आईएनए आजाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब अमेरिका सेकेंड विश्व युद्ध में कूद जाता है और अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर एटम बम गिराया जाता है, उसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है और जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही आज़ाद हिंद फौज का सपना जो कि भारत को स्वतंत्र कराने का था वह भी टूट जाता है और आज़ाद हिंद फौज के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे या फिर जितने भी सैनिक थे उसे युद्धबंदी के रूप में भारत लाया जाता है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे या जितने भी सैनिक थे वे पहले ब्रिटिश सैनिक में ही थे, इसलिए उन्हें गद्दार घोषित किया जाता है और लाल किला में उन पर अभियोग चलाया जाता है और गद्दार घोषित किया जाता है और उन्हें फांसी की सजा दिया जाता है। लेकिन बाद में उनके लिए विद्रोह होता है और अंततः उसे उस समय के वायसराय के द्वारा इन्हें फांसी की सजा से मुक्त कर दी जाती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कुछ बातों को। शाहनवाज के नेतृत्व में एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर इम्फाल भेजा जाता है। इम्फाल अभियान विफल तथा जापानियों के पीछे लौटने से आईएनए का सपना भी टूट जाता है भारत को आजाद कराने का। उसके बाद जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात आईएनए के सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में भारत लाया जाता है बनाकर। उसमें मुख्य ब्रिगेडियर में जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सागल थे। इन पे लाल किला में 9 नवंबर 1945 ईस्वी को सुनवाई किया जाता है और इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। इसी के एवज में उसके बाद यहाँ पे बहुत से इस आजाद हिंद फौज के लिए विशाल जन प्रदर्शन किया जाता है। वहीं आईएनए की फौज जो है एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। वहीं भारतीय सेना में देशभक्ति का प्रवाह हुआ। वहीं आईएनए के फौज के पक्ष में जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला देसाई, तेज बहादुर सप्रू और इनके सहायक के रूप में कटाजू, अरुणा आसफ अली सहायक थे। इसी के दरमियान में एक नारा पब्लिक के द्वारा गूंजा जाता है दोस्तों कि आजाद हिंद फौज को छोड़ दो और लाल किले को तोड़ दो, और अंततः वायसराय को इनकी सजा को माफ कर दिया जाता है, फांसी की सजा को माफ कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह भी था क्योंकि आजाद हिंद फौज के बाद पब्लिक में विशाल जन प्रदर्शन हो रहा था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के 2 राष्ट्र जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जो कि सबसे मजबूत देश बनकर उभरे थे, और वे दोनों देश जो कि भारत की आज़ादी के समर्थक थे, और वहीं इंग्लैंड में जो कंजर्वेटिव पार्टी था वह समाप्त हो गया था और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी, जिसके कारण भारत के जो समर्थन कर रहा था और इनको लास्ट में आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज को, गुरदयाल सिंह ढिल्लों को और प्रेम सहगल की फांसी की सजा माफ कर दी जाती है।
तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो और लाल किले को तोड़ दो, यह नारा किस समय और किस तिथि में दिया गया था। और यह भी याद रखेंगे कि आईएनए के फौज के पक्ष में किन किन वकीलों ने समर्थन की केस लड़ा था। तो जवाहरलाल नेहरू, बुल्ला देसाई, तेज बहादुर सप्रू थे और इनके सहायक के रूप में कटाजू और अरुणा आसफ अली सहायक थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी टोक्यो जाते समय जब जापान पे अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है और उसके अधिकार में आ जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस से वहां से टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद हवाई जहाज में अचानक आग लग जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब तक सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई या ना हुई, यह अभी तक प्रमाणिक नहीं है। और आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत से बुक में थी, फिल्मों में या फिर बहुत से बाद में समाचार पत्रों में आया था कि सुभाष चंद्र बोस देखे गए, लेकिन यह सब प्रमाणिक नहीं है दोस्तों। इनकी मृत्यु भी प्रमाणिक नहीं है कि मृत्यु हुआ या नहीं हुआ। वहीं आप लोग को यही बता दें दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था कटक में। कटक जो कि आज के उड़ीसा में है। जन्म उनका 23 जनवरी 1897 को और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को बीजेपी सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों, मनाया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जब फांसी की सजा दी जाती है, तो उसके बाद बहुत जन आंदोलन होता है। वहीं कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के द्वारा विद्रोह किया जाता है और इस वायुसेना विद्रोह में लगभग 5200 सैनिक भाग लेते हैं। और इनका मुख्य मांग था कि ब्रिटिश वायुसेना और भारतीय वायुसेना में कोई दोहरीकरण नहीं किया जाए और इनको एक समान माना जाए, यानी कि जो भी फैसिलिटी दिया जाए वो एक समान का हो। वहीं नौसेना, शाही नौसेना का भी विद्रोह हो गया 18 फरवरी को HMIS तलवार के द्वारा, जिसमें करीब 1100 नाविकों ने इसका विद्रोह किया बंबई में। और नौसेना जो HMIS तलवार जो था, इनका 1100 नाविकों के साथ विद्रोह हुआ बंबई में। और इन लोगों के द्वारा यही मांग था कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और ब्रिटिश और भारतीय दोनों को एक समान माना जाए। और उसके बाद इन लोगों ने 24 फरवरी 1946 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया, वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के सहयोग से। और इनके कहने पर अंततः इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और उन लोगों ने आत्मसमर्पण के समय बोला कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भारतीय साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, आज़ाद हिंद फौज के गठन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में संपूर्ण बात को देखा और आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा। तो दोस्तों, इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट सारे अच्छे से इस वीडियो को देखें और आप लोग इसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे एक बार देखकर इसे अपने तरह से नोट्स जरूर बना ले, क्योंकि आप लोग संक्षिप्त जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वही आप लोग के लिए फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापुंज एकेडमी को जरूर लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि 18 अगस्त की दोस्तों 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम भी होने जा रहा है। और दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सीरीज भी ला रहे हैं, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और साथ में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सीरीज होगा, वह भी आप लोग के लिए आएंगे। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का नारा जो था, जय हिंद दोस्तों।